नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पद कौन-सा है? क्या आप भारत के प्रथम नागरिक के बारे में जानते हैं? जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। जी हाँ, हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत का जो राष्ट्रपति है वो सबसे शक्तिशाली इसका संवैधानिक पद है और ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। आज इस वीडियो में हम भाग 5 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हर अनुच्छेद, हर तथ्य, हर परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न को आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसे ट्रिकी पॉइंट भी बताऊंगा जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, कैट सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पर भाग 5 संघ यानी भारत का राष्ट्रपति। तो भाग 5 यानी संघ अनुच्छेद 52 से 151 के बीच भाग 5 में है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का जो पद है इसके लिए सबसे पहले एक ट्रिक है राष्ट्रपति याद करने की। क्या है? कहानी, कहानी को का द्वियोदशम, द्वियोदशम, कहानी को का द्वियोदशम। सभी जानते होंगे इसे। देखो, कहाँ से होता है पद? पद कहाँ से हो गया? कार्यपालिका, कार्यपालिका। ना से हो गया निर्वाचन, निर्वाचन। कहाँ से हो गया? कोटा। और इस वाले कहाँ से हो गया? कार्यकाल। ये हो गया कार्यकाल। द्वियो, दोबारा निर्वाचन हो गया ये। दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन। योग मतलब है योग्यता, योग्यता। और दा का मतलब है दशा, दशा, करते। का मतलब है शपथ। और माँ का मतलब है महाभियोग कि राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं, महाभियोग। तो ये है पकानिकों का त्रयोदशम। तो इसके आधार पर हम यानी पहले इसका पद, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, इसके बाद कार्यपालिका यानी संघ की कार्यपालिका ये का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। इसके बाद निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? फिर इसके बाद आता है कोटा, इसके बाद आता है कार्यकाल यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? फिर होता है दोबारा निर्वाचन कि इसका जो है पुनः निर्वाचन हो सकता है। इसके बाद योग्यता है इसकी, फिर दशाएं हैं, शर्तें, क्या-क्या शर्तें होती हैं? शपथ और महाभियोग। महाभियोग, तो ये है, तो एक क्रम से है जैसे कि ये 52 है, ये जो है अनुच्छेद 52 है। कार्यपालिका ये अनुच्छेद 53 है, ये अनुच्छेद 54 है और ये कोटा अनुच्छेद 55 है। कार्यकाल, कार्यकाल कितना? अनुच्छेद 56 है, यानी ये क्रम से ही है। इसके बाद 57 है, ये दोबारा निर्वाचन 57 और योग्यता 58, शपथ, शपथ ये जो है 60 है, योग्यता 58 है, योग्यता 58 है और दशाएं, दशाएं ये है 59, दशाएं 59 है, शपथ 60 है और महाभियोग 61 है। ये है यानी अनुच्छेद 52 से 61, अनुच्छेद 52 से 61 ये है। तो ये हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 यानी भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन के समतुल्य है और ये पद जो है ब्रिटेन के समतुल्य है, यानी भारत के राष्ट्रपति का जो पद है भारत ब्रिटेन की समतुल्य है। अगले हम पढ़ते हैं कार्यपालिका को, अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इसका प्रधान होता है।
राष्ट्रपति कार्यपालक का औपचारिक और संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। अगला है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी इसमें निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें 3 प्रमुख ये हिस्से लेते हैं, ये भाग लेते हैं, 3 लोग भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों, यानी लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और कौन भाग लेता है? दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी 70वीं संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया था, 1992 द्वारा ये शामिल किया गया, दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभाएं हैं वो भी उसके निर्वाचित सदस्य वो शामिल हो सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। जैसे कि संसद के मनोनीत सदस्य और राज्यों की विधान परिषद यानी एमएलसी के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा में आता है कि शामिल कौन नहीं होगा? संसद के मनोनीत सदस्य और विधानसभाओं, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य, यानी राज्यों की जो विधानसभा के ही सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 सदस्यों द्वारा लिखित प्रस्तावक समर्थन और 50 सदस्यों द्वारा मौखिक लिखित अनुमोदन होना अनिवार्य है। मतलब ये है कोटा, इसे कोटा बोलते हैं, निर्वाचन का कोटा, यानी निर्वाचन कैसे होगा? अनुच्छेद 55। तो ये जो चुनाव होगा तो चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। इसके द्वारा होगा, लिख दूंगा यहाँ, जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा यहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन दिया तो इसी में। इनका जो चुनाव होगा किससे होगा? वो होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, प्रणाली है ये। और पद्धति कौन सी अपनाई जाएगी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार, मत पद्धति के अनुसार, मत पद्धति के अनुसार। थोड़ी राइटिंग गड़बड़ा रही है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होगा। और इसमें शर्तें क्या हैं कि नामांकन होना चाहिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 सदस्यों द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए, उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, और 50 सदस्य मौखिक सहमति होना अनिवार्य है। इनकी मौखिक सहमति होना चाहिए, यानी 50 के हस्ताक्षर होना चाहिए और 50 मौखिक कह दे कि हाँ ये राष्ट्रपति पद पर खड़े हो रहे हैं। और इनकी सुरक्षा जमानत के लिए राशि जो है 15,000 जमा होती है। और कहाँ जमा होती है? आरबीआई में जमा होती है। तो ये है अनुच्छेद 55। अगला है अनुच्छेद 56। इसमें कार्यकाल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि किसी कारणवश पद खाली हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। यानी जैसे कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना पड़ता है। संक्रमण काल में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगर जैसे कि राष्ट्रपति नहीं है उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक संभालता है राष्ट्रपति का, ठीक है। यानी अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना पड़ता है। वैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 दोबारा निर्वाचन, यानी भारत में कोई भी व्यक्ति दोबारा या कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। इस पर संविधान क्या है? मौन है। इस विषय पर संविधान क्या है? मौन है। यानी दोबारा निर्वाचन, कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जा सकता है। कितनी बार होगा ये नहीं, अभी ये पता नहीं चल पाया है, इस पर संविधान मौन है। नहीं, ये तो कह दिया है कि भारत में कोई भी व्यक्ति दोबारा या कितनी बार भी राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, लेकिन कितनी बार हो सकता है इस पर मौन है, ठीक है।
यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर राष्ट्रपति की XYZ डेथ हो जाती है, राष्ट्रपति का पद खाली है, अगर राष्ट्रपति नहीं है, तो इनका जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो इनका पद कौन संभालेगा? इनका पद कौन संभालेगा? तो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे इस पद को, राष्ट्रपति के पद को। ठीक। अनुच्छेद 58 मतलब योग्यता। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मतलब जो है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता वह रखता हो। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 यानी दशा और या शर्तें। राष्ट्रपति को कोई अन्य अतिरिक्त कार्यभार या लाभ का पद नहीं। अगर राष्ट्रपति अगर कोई कार्यभार या लाभ के पद पर है तो उसे त्याग पत्र देना होगा। उसे क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगला है अनुच्छेद 60 यानी शपथ। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 60 में इनकी जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगला है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग। महाभियोग इम्पीचमेंट। महाभियोग का प्रस्ताव संसद की किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। यानी अगर इस पे महाभियोग लगाया जाए तो यानी इसका प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने से यानी अगर प्रस्ताव लाया गया है तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। यानी अगर प्रस्ताव लाया गया है तो उससे पहले जो है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी पड़ेगी। जैसे कि महाभियोग लगाया गया, इसका प्रस्ताव लाया गया, तो प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी जानकारी होनी चाहिए और ये प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए उस सदन के कम से कम 1/4 यानी 25% सदस्यों हस्ताक्षर जरूरी है। मतलब कि अगर 100 सदस्य हैं उनमें से 25 सदस्यों के हस्ताक्षर लेना जरूरी है। प्रस्ताव अगर लाया गया है यानी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद पास करने के लिए दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत यानी 2/3 की आवश्यकता है। अगर इसे पास कराना हो, लाया तो किसी भी सदन में जा सकता है, अगर पास कराना हो तो हम दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत यानी 2/3 की आवश्यकता होती है। 2/3 लोकसभा में और 2/3 राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, अब राष्ट्रपति के अधिकार एवं महत्वपूर्ण शक्तियों को देखते हैं। क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति को फांसी की सजा सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को भी पूरी तरह माफ करने का अधिकार है। मतलब अगर कोई भी दोषी व्यक्ति है और उसे जो है सजा मिल गई है तो उसकी सजा को वह कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, पूरी तरीके से क्षमा कर सकता है ना। अगर किसी को फांसी हो गई है तो उसे भी वह पूरी तरह माफ कर सकता है। आगे है कि संयुक्त अधिवेशन यानी अनुच्छेद 8 में है, यदि किसी साधारण विधेयक पर झगड़ा हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? दोनों सदनों को बुला लेगा, संयुक्त अधिवेशन कर देगा। आयूत जिसे बोलते हैं, आयूत माने बुलाते हैं। नहीं, संयुक्त अधिवेशन को बुला लेगा और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो लोकसभा का स्पीकर करेगा इसकी अध्यक्षता। ठीक है। अब तक जो है 3 बार ऐसा हो चुका है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका चुका है। दहेज निषेध विधेयक जब आया था, दोनों आपस में झगड़ा हो जाता है, इसके बाद जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था 1961 में। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक जब आया तो 1978 में संयुक्त अधिवेशन हुआ था। आतंकवाद निवारक विधेयक यानी कोटा 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो ये 3 बार हो चुका है। अध्यादेश जारी करना। आगे हम देखते हैं जब संसद के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो
और देश में कानून की तत्काल आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने पर 6 सप्ताह तक मान्य रहता है। देखो, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक, और देश में कानून की तत्काल आवश्यकता हो, क्या करेगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा, आदेश देगा, और ये आदेश जो है 6 महीने तक मान्य होगा, यानी जब संसद का सत्र शुरू हो गया है, इसके बाद जो है 6 सप्ताह तक मान्य होगा। 6 सप्ताह तक यानी 42 दिन मान्य होगा अगर संसद का सत्र शुरू हो गया है। तो कब तक होगा? 6 सप्ताह तक यानी 42 दिन तक मान्य होगा। नहीं, जब जब अध्यादेश जारी कब करता है? ये अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश जारी करना। जब संसद के दोनों सत्र नहीं चल रहे हैं, देश में अचानक कानून की आवश्यकता पड़ रही है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश जारी कर देगा, आदेश जारी कर देगा, और ये आदेश कब तक जारी रहेगा? जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है, वैसे ही 42 दिन बाद ये खत्म हो जाता है। आगे हम सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना, यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श इसमें है अनुच्छेद 143 में है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श अनुच्छेद 143, यानी राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्य के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश परामर्श ले सकते हैं, परंतु उनके सुझाव को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से ये परामर्श तो ले सकते हैं। ये अनुच्छेद 43 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, परंतु वह सुझाव माने या ना माने ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है। ठीक, आगे चलते हैं। आपातकालीन शक्तियां। अब हम आपातकालीन शक्तियों को देखते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल यानी अनुच्छेद 352, ये राष्ट्रीय आपातकाल किसमें है? 352 में है। राष्ट्रीय आपात किसमें है? अनुच्छेद 352 में है। यानी युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है ये राष्ट्रीय आपात। यानी जब युद्ध हो रहा हो या बाहरी आक्रमण की संभावना हो या सशस्त्र विद्रोह यानी शस्त्रों सहित, औजारों सहित विद्रोह हो गया हो, तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 द्वारा जो आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। देखो, पहले आंतरिक अशांति था, सशस्त्र विद्रोह नहीं था, आंतरिक अशांति था, लेकिन 44वां संशोधन होता है तो उसे आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह को जो जोड़ दिया गया। ठीक, अब तक जो है राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है। 3 बार कब कब लगा है? 1962 में लगा, 1971 में लगा, 1962 में, और 1971 में लगा, और 1975 में लगा। 1962 में जब भारत और चीन में युद्ध हो रहा था उस समय लगा था। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था उस समय लगा था। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। आगे है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए, यानी कोई राज्य है और वो जो है जो संवैधानिक तंत्र है वो असफल हो जाए, तो क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लगा देगा। कोई राज्यपाल है, उसे राज्य का जो राज्य को चलाना है ना, तो उसे संभाल ही नहीं पाया, राज्य को संभाल नहीं पा रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? तो शासन लगा देगा। यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। हाँ, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। आगे चलते हैं। लेकिन राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। अगर राज्यपाल रिपोर्ट देगा तभी लगाते हैं शासन। ठीक, आगे हम वित्तीय आपात देखते हैं। वित्तीय आपातकाल 360। देखो, ये है वित्तीय आपातकाल। देश में वित्तीय अगर संकट आ जाता है, अगर देश में वित्तीय संकट आ जाता है या साख को खतरा होने पर लगाया जाता है। भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है भारत में, एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। देखो, वित्तीय आपात 360 है, वित्तीय आपात 360 है, राष्ट्रपति शासन 356 है, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 है। ठीक, आगे है। आगे विधेयक एवं संसदीय प्रक्रिया, यानी विधेयक और संसदीय प्रक्रिया
और अनुच्छेद 117 अनुच्छेद 100 लेकर 117 विधेयक एवं संसदीय प्रक्रिया यानी वीटो पावर। तो देखिए किसी भी प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। यानी कोई भी प्रारूप है, विधेयक है, यानी क्या कहते हैं उसे विधेयक कहते हैं। कानून के प्रारूप को क्या कहते हैं उसे विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। जब इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये अधिनियम क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ये अधिनियम क्या बनता है, एक्ट बन जाता है। और ये सब जो है वास्तविक शक्ति तो उसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। इसे सिर्फ हस्ताक्षर करना पड़ता है, करना ही पड़ता है इसे हस्ताक्षर, ये मना नहीं कर सकता है। देखो बिल 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि साधारण विधेयक हो गया 107 अनुच्छेद, धन विधेयक 110 अनुच्छेद, वित्त विधेयक 117 अनुच्छेद, संविधान संशोधन विधेयक 368 अनुच्छेद। ये 4 प्रकार के बिल होते हैं, 4 प्रकार के बिल होते हैं, उन्हें सभी पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। आगे हम एक-एक करके देखते हैं। साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 यह 2 प्रकार का होता है, सरकारी विधेयक यानी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। यानी साधारण विधेयक जो 2 प्रकार से पेश किया जाता है, कैसे? एक तो मंत्री द्वारा और एक मंत्री के अलावा अन्य सदस्य द्वारा। यानी मंत्री के अलावा संसद के किसी भी अन्य सदस्य द्वारा ये पेश किया जाता है, उसे कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन ये जो साधारण विधेयक होता है, संसद के किसी भी सदन में यानी चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, इसमें लाया जा सकता है। और इसे पारित करने के लिए 3 वाचन होते हैं। इसे जब पारित किया जाता है 3 वाचन होते हैं। कौन-कौन से होते हैं 3 वाचन? प्रथम वाचन अनुमति लेना। प्रथम वाचन में क्या है? अनुमति लेना। बिल प्रस्तुत करने के लिए क्या लेना? अनुमति लेना या बिल पेश करना। द्वितीय वाचन में क्या होता है? बिल के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श करना, यानी बिल पर चर्चा करना द्वितीय वाचन में। तृतीय वाचन में विधेयक पर अंतिम मतदान करना, यानी ये जो है मतदान करना अंतिम है। प्रथम वाचन में अनुमति लेना और बिल पेश करना, ठीक। द्वितीय वाचन में चर्चा करना और विचार विमर्श करना बिल पर। तृतीय वाचन में अंतिम यानी मतदान करना कि ये सही है या गलत है, अब इसका चलो ये ठीक है, सही है, ठीक। भाई अगर कोई बिल लाया गया है कोई, ठीक, तो सबसे पहले उसे क्या करेंगे? पेश करेंगे, पहले अनुमति लेंगे, फिर बिल पेश करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? इस पर चर्चा, विचार, विमर्श करेंगे, फिर हम अपना अंतिम निर्णय दे देंगे। सदनों से पारित होने के बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, जहाँ राष्ट्रपति को वीटो पावर किसमें है? अनुच्छेद 111 से प्राप्त होती है। वीटो पावर अनुच्छेद कहाँ से? 111 प्राप्त होती है। जिसके तहत वह बिल को अस्वीकार, सुरक्षित और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी जिसके तहत जो है क्या करेगा? राष्ट्रपति बिल पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, लेकिन वो बिल को अस्वीकार कर देगा और पुनर्विचार के लिए भेज देगा। लेकिन पुनर्विचार के लिए भेज देगा, फिर दोबारा आएगा तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं धन विधेयक की। धन विधेयक, अभी हमने साधारण विधेयक की बात की, अब हम धन विधेयक की बात करते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। अनुच्छेद 109 इसमें धन विधेयक को पारित करने की विशेष प्रक्रिया है। यानी जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 109 यानी इसमें किया जाता है, प्रक्रिया है इस धन विधेयक को पारित करने की, ठीक। अनुच्छेद 110 इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जैसे कि नए कर लगाना, नए कर हटाना, बाहरी देशों से उधार लेना या संचित निधि से धन निकालना या जमा करना, ये सब किसमें है? ये है अनुच्छेद 110 में। कोई विशेष धन विधेयक यानी ये निर्णय लिया जाता है इसमें कि कोई धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? वो लेगा लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कोई भी जो विधेयक है, धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। ये जो धन विधेयक है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सबसे पहले केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो साधारण विधेयक था वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता था, लेकिन ये जो धन विधेयक है वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। केवल जो है लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकता है। देखो, जैसे कि धन विधेयक है,
और ये जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही इसे पेश किया जाता है। अगर लोकसभा के सदस्य कह रहे हैं, हाँ, ये धन विधेयक है, अच्छा है, बढ़िया है, इसे पेश करो और ये लोग राज्यसभा में जाता है, इस पर हस्ताक्षर होने और ये अस्वीकार कर देती है। तो ये अस्वीकार नहीं कर सकती है कौन? राज्यसभा। केवल 14 दिनों के लिए रोक सकती है। इसमें संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती है। केवल 14 दिनों के लिए सिर्फ रोक सकती है राज्यसभा। और अगर उसने हस्ताक्षर नहीं किए, तो वह क्या माना जाएगा? धन विधेयक अपने आप मान लिया जाएगा। ठीक है? आगे है वित्त विधेयक। धन विधेयक के साथ-साथ यदि देश के विकास कार्यों ये वित्त विधेयक एक अनुच्छेद 117 में है। बजटीय आवंटन को भी जोड़ दिया जाए तो ये वित्त विधेयक कहलाता है। जैसे कि धन विधेयक है, उसके साथ-साथ देश के जो विकास कार्य हैं, उसको जोड़ दिया जाए, तो ये जो है वित्त विधेयक कहलाता है। इसे भी सबसे पहले लोकसभा में लाते हैं और लाने से पहले राष्ट्रपति की सहमति ज़रूरी है। इसे भी सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। ध्यान रखना वित्त विधेयक, धन विधेयक ये लोकसभा में ही लाया जाता है, साधारण विधेयक कहाँ लाया जाता है तो वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो ये था हमारे राष्ट्रपति। आगे हम उपराष्ट्रपति को देखेंगे कि हो जाता है। आज हमने वित्त विधेयक, धन विधेयक यानी राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है उसको देख लिया, उसकी शक्तियाँ देखी और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, उनको हमने देख लिया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारा नोटिफ़िकेशन शीघ्र ही शीघ्र ही आपके पास पहुँचे और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जो है लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। आगे हम जो है राष्ट्रपति लेकर आएँगे और राष्ट्रपति से संबंधित उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।